RMS वैल्यू आ गई थी I0/√2, मतलब मैक्सिमम वैल्यू की √2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, या फिर इसको हमने 0.414 भी लिखा था। सिमिलरली ERMS इज इक्वल टू E0/√2 होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज अप होंगे। ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ अप्लाई होगा जब रेजिस्टेंस लगा होगा तब। एसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस के अलावा दो चीजें और आती हैं, तीन चीजें होती हैं टोटल। एक तो होता है रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टर आप कह लो। नेक्स्ट होता है कॉइल, इसे इंडक्टर कहते हैं। ये इंडक्टर नई चीज नहीं है, वही पुरानी चीज है जो चैप्टर 4 में भी थी, चैप्टर 6 में भी थी, चैप्टर 7 में भी है। क्या चीज है? सोलेनॉइड। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू0I_n होता है बस। और इसके एंड्स पे कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड? एट एंड्स मैग्नेटिक फील्ड होती है B इज इक्वल टू म्यू0I_n/2। एंड्स पे हाफ हो जाती है। अच्छा, थर्ड इसमें जो डिवाइस आता है वो होता है कैपेसिटर। इनमें प्रॉपर्टीज कौन सी यूज होगी? रेजिस्टेंस R, इंडक्टर में इंडक्टेंस L और कैपेसिटर में कैपेसिटेंस C। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है? जब एक करंट फ्लो करता है तो उसके रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट के रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होती है, उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। ऐसे ही इंडक्टर, कॉइल भी अपना एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इस रेजिस्टेंस को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और इसका सिंबल होता है XL। ऐसे ही कैपेसिटर भी एक रेजिस्टेंस लगाता है, इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसका सिंबल होता है XC। और ऊपर हम यहां पे लिखेंगे इसकी जगह रेजिस्टेंस। तो ये तीन चीजें हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। एसी सर्किट में ये तीनों चीजें सीरीज में लगी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है एक सर्किट में R भी है, इंडक्टर भी है और एक कैपेसिटर भी लगा है और यहां पे एसी सप्लाई दी हुई है लाइक दिस। E इज इक्वल टू E0 sin ωt और यहां पे R, XL, XC दिया होगा। तो in AC circuit the total resistance of the circuit is called impedance और ये Z से डिनोट करते हैं इसको। अब अगर इनकी SI यूनिट की बात करी जाए तो SI यूनिट सेम होगी क्योंकि ये तीनों एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तीनों की SI यूनिट सेम होती है ओम, क्योंकि इनकी कैटेगरी सेम होती है। ये करंट को ओपोज करते हैं तीनों चीजें। और Z किसके बराबर हो जाएगा? देखो Z कैसे निकाला जाता है वो आप धीरे धीरे समझोगे।
Z इज इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इम्पीडेंस ऐसे निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। ये है ओम्स लॉ फॉर AC सर्किट। DC सर्किट के लिए ओम्स लॉ क्या होता था? V इज इक्वल टू IR। यहां पे ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z ये रहेगा। अब इसमें जो टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं वो देखिए कौन कौन से टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं। टाइप ऑफ AC सर्किट्स, सिंपल अगर रेजिस्टेंस लगाओ ऐसे, यहां पे सप्लाई दियो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसे लिखा जाता है। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में ऐसे शो करते हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। आपने देखा होगा जो डिवाइसेस होते हैं, AC डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, तो इसमें ऐसी रेटिंग लिखी होती है। वहां वॉट भी लिखा होता है क्या है? जैसे एक बल्ब के ऊपर लिखा होगा 28 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है, जैसे एक मोटर हमने खरीदी पानी की, उस पर लिखा है 1000 वॉट, वैसे तो 1 किलोवाट लिखा होगा, 1 किलोवाट और 220 वोल्ट ऐसे लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे लिखा हुआ आता है। आप कोई भी डिवाइस उठा लो अपने घर में, टेलीविजन, फैन, कोई भी लाइटिंग का डिवाइस उठा लो, तो ये ऐसे लिखी होती है दो चीजें। एक चीज और लिखी होती है 50 हर्ट्ज, ऐसा भी होता है लिखा हुआ। किलो वॉट का मतलब क्या है? वॉट क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? पावर। वोल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? EMF या फिर वोल्टेज। हर्ट्ज क्या रिप्रेजेंट करती है? फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है द डिवाइस विल कंज्यूम 1 किलोवाट इफ 220 volts are supplied at 50 hertz। इसका मतलब ये है 1 किलोवाट विल बी कंज्यूम्ड, इतनी पावर कंज्यूम हो जाएगी इफ 220 वोल्ट्स आर सप्लाइड। और अगर 220 वोल्ट से कम सप्लाई करेंगे तो कम पावर डिसिपेट होगी। डिसिपेट देखो, कंज्यूम, ये शब्दों को समझ लो क्या इनका मतलब है। कंज्यूम करना, तो हम इसको ऊपर यूज भी लिख सकते हैं। जैसे हम कंज्यूमर्स हैं, हम चीजें खरीदते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं, ईटेबल्स खरीदते हैं, कोई बिस्किट हो गई, सब्जी हो गई, तो हम कंज्यूमर हैं। वी कंज्यूम, जितनी भी सब्जी आती है खेतों से बन के मार्केट में, वो सारी हम लोग पब्लिक यूज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूमर या फिर डिसिपेट, डिसिपेट भी यूज किया जाता है। तो ये तीनों शब्दों का मतलब है इलेक्ट्रिक पावर को यूज करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करना। क्या यूज करनी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे निकाली जाती है? देखो एक फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो एक डिवाइस है सपोज जिसकी पावर है 100 वॉट, उसको आपने 2 घंटे के लिए चलाया, तो उसमें कितनी एनर्जी आपने यूज कर ली? 200 वॉट आवर। और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 0.2 किलो वॉट आवर। ये एनर्जी आ गई। इसी एनर्जी का बिल आपको पे करना पड़ेगा। जो आपके घर में मीटर लगा है वो एनर्जी की यूनिट्स ही नापता है,
जो मीटर में रीडिंग चलती रहती हैं, वो जो नंबर होते हैं वो किलोवाट आवर्स के होते हैं। 1 किलोवाट आवर बीतने पे एक नंबर आगे बढ़ जाता है, तो उसी के हम बिल पे करते हैं। एक यूनिट होती है 2.5 रुपए की, 4 रुपए की, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो वो कैसे निकलता है? पावर इनटू टाइम। ऐसे आप अपने घर का बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हो 1 मंथ के लिए। सारे डिवाइसेस को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ आवर्स से, कितने घंटे यूज कर रहे हैं। अगर एक रेजिस्टेंस लगा हो बस, उसे कहते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब अगर सिर्फ एक कॉइल लगी हो तो उसे कहेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जिसमें बस एक कॉइल लगी होती है और एसी सप्लाई होती है। यहाँ पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हमारे कंट्री में 50 हर्ट्ज सप्लाई करी जाती है, कुछ कंट्रीज में 60 हर्ट्ज भी है, ज्यादातर कंट्रीज में 50 हर्ट्ज ही होती है और 220 वोल्ट होती है। कुछ कंट्रीज में 110 वोल्ट भी है, काफी कंट्रीज में है, कम वोल्टेज पे वो काम कर लेते हैं। तो एक्चुअली में वहां पे जो डिवाइस बनते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है। हमारे यहाँ रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए होती है। रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या होगा? कॉपर ज्यादा चाहिए होगा। कॉपर, जिन देशों में कॉपर बहुत अच्छा होता है तो वहां पे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। नेक्स्ट सर्किट देख लेते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। बस एक कैपेसिटर लगा होगा। याद करो, मैंने एक स्टेटमेंट बताया था फर्स्ट चैप्टर में, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कभी भी हमने ऐसा कोई सर्किट नहीं पढ़ा जिसमें यहां से करंट जा रहा हो, ऐसा कोई सर्किट नहीं पढ़ा था हमने, क्योंकि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को फ्लो ही नहीं करने देता, बट कैपेसिटर एसी को ब्लॉक नहीं करता, ऑल्टरनेटिंग करंट को अलाउ कर देता है। ऐसा क्यों करते हैं ये अभी आगे वाले टॉपिक्स में क्लियर होगा आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 कंपोनेंट से शुरू करते हैं। आर एल सर्किट। आर एल सर्किट में एक रेजिस्टेंस होगा और एक कॉइल होगी, दिस इज कॉल्ड आर एल सर्किट। और इसका इम्पीडेंस कितना होगा? इम्पीडेंस का मैंने टोटल फॉर्मूला लिखवाया था। इम्पीडेंस का याद करो, फॉर्मूला था Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब जब इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और कॉइल है तो इसका इम्पीडेंस हो जाएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। इसको नोट कर लो सब बच्चे। आर एल सर्किट के लिए इम्पीडेंस का फॉर्मूला ये आ जाएगा। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में Z इज इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स एल। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में Z कितना हो जाएगा? R के बराबर। ये सारा हमें कैसे पता चल रहा है? इस फॉर्मूले से, ये जो सेंटर में फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट सर्किट पे चलते हैं। नेक्स्ट सर्किट है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में क्या क्या चीज लगी होगी? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, और एक सप्लाई लगी होगी। सप्लाई में क्या होगा? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये तो होना ही होना है। यहां पे Z कितना होगा? क्योंकि यहाँ 2 चीजें हैं तो आर स्क्वायर भी होगा और एक्स सी स्क्वायर भी होगा। इसके बाद एलसी सर्किट। अब यहाँ पे इम्पीडेंस कितना होगा? Z इज इक्वल टू
XL माइनस XC, XL माइनस XC मतलब जो भी पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, अगर XL बढ़ा तो वो यहां इसे पहले लिख लेंगे, अगर XC बड़ा होगा तो उसे पहले लिख लेंगे, तो कोई इश्यू नहीं है। इस तरीके से ये 2 कंपोनेंट के सर्किट हो जाते हैं, RL, RC और LC। अब इसके बाद RLC सर्किट, इसमें तीनों चीजें लग जाएंगी, RLC और यहाँ पे E और फ्रीक्वेंसी F। तो इम्पीडेंस कितना लेंगे इसमें, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये इम्पीडेंस हो जाएगा। और बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा, ERMS इज इक्वल टू IRMS, ये तो नॉर्मल सबके लिए ही है, ये बात तो सबके लिए ही चलेगी।